अम्मी अबू ने पसंद की शादी की थी क्योंकि दोनों तरफ के लोग इस रिश्ते पर राजी न थे, लिहाजा उन्होंने शादी में शिरकत न की। मेरे वालिदैन ने एक दूसरे को तो पा लिया लेकिन अपनों को खो दिया। तकदीर ने मेरी माँ को मेरे वालिद की वजह से अपनों से जुदा किया था। कौन जानता था कि कभी वो दिन भी आएगा कि मेरे जरिया वो उनसे दोबारा मिल जाएंगी। मेरी सूरत अच्छी थी मगर सीरत में तकब्बुर और अपने हसन के एहसास से उखड़पन भरा हुआ था। पास पड़ोस के लड़के मेरी एक झलक देखने को बेताब रहते मगर मैं जो लड़कियों से बात करने को अपनी तौहीन समझती थी, लड़कों को कब घास डालती। कॉलेज में दाखिला लिया तो ये नखवत और बढ़ गई। तुरा ये कि जहानत में भी किसी से कम ना थी। मेरी हर चीज मुकम्मल थी। काश कि मेरी सीरत अच्छी होती। कौन जानता था कि लाड उठाने वाले मेरे मुहाफिज मेरे वालिद की जिंदगी के दिन थोड़े हैं। मैं भी 17 बरस की थी कि वो गुजर गए। वालिदा के वालिदैन तो उनसे तर्क ताल्लुक कर चुके थे। उधर अबू के रिश्तेदार भी हमसे लाताल्लुक थे। ऐसे में हम माँ बेटी का अगर कोई सहारा था तो वो वालिद साहिब की जमा पूंजी और वो कोठी थी जिसमें हम रहते थे। जमा पूंजी ने साल भर साथ दिया। इसके बाद कोठी की बारी आ गई। अम्मी ने इसको फरोख्त करके छोटा सा 2 कमरों का मकान खरीद लिया था कि सर छुपाने का ठिकाना रहे। बाकी रुपया बैंक में जमा कर दिया था कि जिंदगी की गाड़ी कुछ अरसा आगे रवा हो और मैं भी सुकून से तालीम का दौर मुकम्मल कर सकूं। कॉलेज की तालीम खत्म करके मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मेरी अमराब 21 साल हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में भी मैं किसी को खातिर में न लाती, सिवाय एक लड़की के किसी को दोस्त न बनाया, लिहाजा यहाँ भी मगरूर मशहूर हो गई। हमारी क्लास में आमिर नाम का एक लड़का बहुत शाइस्ता और मुहज्जब समझा जाता था। एक बार हम पिकनिक पर गए तो वहाँ उसने मुझसे बात करना चाही। मैंने लिफ्ट ना दी मगर खुदा की करनी कि मैं लड़कियों के साथ हंसी मजाक में मशगूल थी। अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं गहरे पानी में गिर गई। तभी आमिर ने दरिया में छलांग लगाकर मुझको डूबने से बचा लिया। वो एक अच्छा तैराक था। कुछ देर बाद जब हवास बहाल हुए तो सबने खुदा का शुक्र अदा किया। हमारे असातिज़ा के भी पसीने छूट गए थे। ये एक मौजज़ा था कि मैं बच गई थी। इस वाकया से भी मेरे दिल में आमिर के लिए नरम गोशा पैदा नहीं हुआ। इस दौरान मेरे लिए कई रिश्ते आए। आमिर ने भी अपनी वालिदा को 3 बार रिश्ते के लिए भेजा लेकिन मैंने हर रिश्ते से इनकार कर दिया। आमिर को मेरे इनकार से बहुत दुख हुआ। एक दिन उसने यूनिवर्सिटी में इनकार की वजह पूछना चाही तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहर आलूद निगाहों से इसको घूरते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे तो मेरे घर के दरबान हैं। मैं तुमको अपनी जूती के बराबर समझती हूँ। आइंदा मेरे घर रिश्ता भिजवाने की जरूरत न करना वरना वीसी साहिब से शिकायत कर दूंगी। ये कहकर मैंने गमले में थूका और आगे बढ़ गई। वो हक्का बका मीर अमना तक तारा गया। इस वाकया के बाद ना तो वो कभी मुझसे मुखातिब हुआ और ना मेरी तरफ देखा। मैंने भी शुक्र किया कि तुम रूठे हम छूटे। तालीमी साल मुकम्मल हुआ तो मैं घर बैठ गई। आमिर को मेरी खबर रही और ना मुझे इसकी। अब मेरी उम्र 28 साल थी। घर में करने को कुछ न था तो बूढ़ होती रहती थी। रफ्ता रफ्ता माली हालात तंग होने लगे। जायदाद के पैसे खत्म हो चले तो नौकरी की तलाश में घर से निकली। 2 साल तक मुनासिब मुलाजमत की तलाश में सरगर्दान रही लेकिन कामयाबी ना मिली। जहां भी गई अक्सर मैली निगाहों वाले अफराद से साबिका पड़ा। सख्त जहनी कोफ्त के साथ घर को लौटती तो कई दिन दहलीज से बाहर कदम रखने को दिल ना करता। अब तो मेरे लिए पहले जैसे अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। अगर आते भी तो शादीशुदा और उम्र रसीदा मर्दों के जो दूसरी या तीसरी शादी के आरजूमंद होते थे। ऐसे रिश्तों को मेरा जहन कबूल करने को तैयार न था। एक रोज जब घर में ना राशन था और ना पैसा पाई, बहुत अफसुर्दा बैठी थी कि अखबार में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का इश्तिहार देखा। एक कंपनी को लेडी सेक्रेटरी की जरूरत थी। दिए गए पते पर गई तो चपरासी ने मुझे बताया कि अभी थोड़ा सा इंतजार कर ले। मेरी नजर अचानक साहिब के कमरे में दीवार पर लगी तस्वीर पर गई तो वो खुला गई। ये आमिर की तस्वीर थी। फौरन कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर निकली तो सामने आमिर आते नजर आ गए।
वही आमिर मैंने जिसकी बेइज्जती की थी, वही इंसान अब दरवाजे में खड़ा था जिसे देखकर मेरे ओसान खता हो गए थे। आमिर ने बहुत शाइस्तगी से सलाम किया, मतानत से कहा, मिस बख्त, कैसे मुझ गरीब के दफ्तर में आना हुआ? नौकरी का पता करने आई थी, लेकिन अब नहीं करनी मुझे आपके पास नौकरी। ठीक है, नहीं कीजिए, लेकिन आदाब मेजबानी तो निभाने दीजिए। अगर कुर्सी पर तशरीफ रखिएगा तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। इसने कुछ इस तरह हमदर्दाना लहजे में ये बात की कि मुझे अपने साबिका किए पर शर्म आ गई। क्या सोच रही हैं? आइए। मारे लिहाज के मैं उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ ही गई। ये बताइए कि मुलाजमत क्यों करना चाहती हैं? अगर बहुत जरूरी है मुलाजमत करना और मेरी कंपनी में नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरी कंपनी में अच्छी मुलाजमत पर रखवा देता हूँ। वादा करता हूँ कि इसके बाद आपकी इजाज़त के बगैर ना आपसे बात करूँगा और ना फ़ोन करूँगा, क्योंकि आपके मिजाज से वाकिफ़ हो चुका हूँ। इसने इतने एतमाद और अपनायत से ये बातें कही कि मैंने इसको अपने हालात बता दिए। वो कहने लगा, काफ़ी अरसा मुलाजमत की तलाश में रहने से आपको मुआशरे के रवैयों का बगौबी अंदाज़ा हो चुका है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि आप मुझे पर ही एतबार कर लें? मैं आपको अच्छी सीट पर मुलाजमत दूंगा और तनख्वाह भी माकूल होगी। इसके अलावा आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी दूंगा। मुझे शर्मिंदा ना करो आमिर, मैं तो इस वजह से वापस जा रही थी कि इस रोज़ तुम्हारी एहानत की थी और बदले में तुम्हारे सलूक से शर्मिंदा हो रही थी। मुझको लगा कि दोबारा भटकने की बजाय आमिर की पेशकश को कबूल कर लेना अच्छा है। आमिर ने IT का कोर्स करवाने में मदद की और जब मैंने कोर्स मुकम्मल कर लिया तो मुझको जॉब दे दी। ताहम वो मुझसे कभी बेतकल्लुफ़ ना हुआ, लिए दिए रहता, ज़रूरत पर मुख्तसर बात करता, लेकिन ये सभी ऑफिस वाले जान गए थे कि वो मेरी इज्जत करता है, बहुत एहतराम से पेश आता था, तो सभी लोग इज्जत से पेश आने लगे। किसी की जुर्रत न होती कि मैली नज़र मुझ पर डाले। मुझे आमिर की कंपनी में मुलाजमत करते 6 माह गुजर चुके थे। इस अरसा में इस शख्स की अच्छाइयों को देखने और परखने का मौका मिला तो दिल में इसका एहतराम करने लगी। अब अपना साबिका पर तकब्बुर रवैया याद करती तो शर्मा जाती। ताहम खुद को तसल्ली देती थी कि इस वक्त तालिबा थी और वालिद का साया भी सर पर ना था। ऐसे में किसी अजनबी लड़के पर क्यों कर एतबार कर लेती? मैं भी तो हक बाजानिब थी। ये अलग बात कि जब आमिर ने मुझसे कभी बदतमीजी ना की थी तो मुझे भी उसके साथ अखलाक से बात करना चाहिए थी। खैर, जो होना था हो चुका था। इंसानी रवैये तो अपनी शख्सियत की कमतरी और बढ़तरी की वजह से मारज वजूद में आते हैं। किस्मत ने हमें मिलाना था, 100 मिला दिया। कल जो तकदीर मुझ पर नामेहरबान थी वो आज मेहरबान हो चुकी थी। मैंने उम्मी को बताया कि मेरा बास मेरी यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो है और ये बिजनेस इसके वालिद से विरासत में मिला है। वालिदा ने कहा, अगर वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है तो किसी दिन खाने पर बुला लो। अम्मी का ख्याल दुरुस्त था। वो समझ चुकी थी कि आमिर के दिल में मेरे लिए जगह है, जबकि मुझे ये भी पता नहीं था कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। एक दिन उम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, सो मैं दफ्तर न गई। इस दिन मेरे ज़िम्मे अहम काम था और मैं ऐसा कभी नहीं करती थी कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करूं। ये बात आमिर को पता थी, लिहाजा उसने मेरे घर फ़ोन किया कि मेरी खैरियत का पता चल सके। अम्मी ने फ़ोन पर बात की और बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और बेटी के अलावा मुझको संभालने वाला कोई नहीं। तभी वो आपको छुट्टी की दरख्वास्त भिजवा रही है। आंटी, छुट्टी की दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं, बख्त मेरी क्लास फेलो है, मैं उनको मुलाजिम नहीं समझता, सिर्फ खैरियत मालूम करने को फ़ोन किया था। अगर ऐसी बात है बेटे तो घर आ जाओ और मेरी खैरियत देख लो। आमिर ने ऑफिस ऑफ होने के बाद गाड़ी निकाली और हमारे घर आ गए। जब उसने कॉल बेल दी, मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। ये वही शख्स था जिसका दिल कभी मेरे लिए धड़का था और आज मेरा दिल उसकी खातिर धड़क रहा था। वक्त का अजब चलन है, हालात की काया पलटते देर नहीं लगती। कल वो मीर अमश्ताक दीद था और आज मैं उसकी मुंतजिर थी।
दूसरी बार भी वो उम्मी की इयादत की खातिर हमारे घर आए और उम्मी को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गए। वो दोनों इस तरह घुल मिल गए थे जैसे बरसों से जान पहचान हो। उनके दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई जिनको मैं ना सुन सकी, लेकिन जब आमिर चला गया तब उम्मी के चेहरे पर तमानियत थी। वो आज बहुत खुश और सुखी लग रही थी। शाम को आमिर दोबारा आया और उम्मी को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गया। आज इनके दरमियान में ही खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। अम्मी ने बाद में बताया कि बख्त, दरअसल ये मेरा भतीजा है। तुम्हारे ननियाल के रूठ जाने के बाद मेरे भाई ने भी मुझसे ताल्लुक कर लिया था। खुदा ने तुम्हारे वसीले से मुझे मेरे भतीजे से मिलाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब क्या रुकावट थी? मेरी माँ आमिर की फूफी थी, जिन्होंने अपने भतीजे को गिले से लगा लिया था और फिर आमिर की दिल्ली मुराद पूरी हुई। वो एक बार फिर अपनी वालिदा को हमारे घर लाया और उन्होंने झोली फैला दी। बताती चिल्लों के उम्मी की शादी के साल बाद मामू की शादी हुई थी, लिहाजा उम्मी ने अपनी इस भाभी को इस वक्त नहीं पहचाना था जब वो पहले 2 बार हमारे घर रिश्ते के लिए आई थी। अम्मी ने अपने भाई से मिलने की आरजू की। मुमानी और आमिर उनको भी मिलाकर उम्मी के पास ले आए। इस दिन का मंजर दीदनी था जब एक लंबी मुद्दत बाद उम्मी और मामू मिले थे। मामू ने कहा, बहन मेरा तो बहुत जी चाहता था अब से मिलो, मगर वालिद ने कसम दे दी कि अब सुल्ताना से नहीं मिलना है, तभी दिल पर पत्थर रख लिया था। आमिर ने मुझे कहा कि अब तुम ऑफिस नहीं आओ और फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। मेरी शादी धूमधाम से आमिर के साथ हो गई, जिसमें दोनों खालाएं शरीक हुई। नानी जान भी आए, मगर अफसोस के नाना वफात पा चुके थे। इस तरह मेरी माँ को मुद्दतों बाद उनका मैका और मुझे ननियाल का दीदार नसीब हुआ। जब सालों बाद भाई बहन गिले मिले तो वालिदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अम्मी कहती थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी अपनों से मिलूंगी और हम फिर से एक हो जाएंगे। मेरी शादी के 4 माह तक वालिदा अपने ही घर में रहे, मगर वो बीमार रहती थी। तभी आमिर और मामू उनको समझा बुझाकर अपने घर ले आए। ये वो घर था जिनमें नाना की तरफ से उनका भी हिस्सा बनता था। मामू ने वो हिस्सा उनको दे दिया तो वो सुकून से रहने लगे, लेकिन ये हिस्सा बिलाखिर तो वापस आमिर के पास ही आना था। अफसोस कि मेरी वालिदा सिर्फ 3 बरस ही अपनों के साथ रह सकी और फिर अपने खालिक के पास चली गई। आज हर सिख हर नेमत मेरे पास है, मगर माँ नहीं है, जिसने कितने दुख उठाकर मुझे परवान चढ़ाया था। सच है इस जहान में माँ जैसा कोई रिश्ता नहीं और माँ की हस्ती का कोई नाम अलबदल भी नहीं।